गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ इनफॉर्मल फैलेसीज। इनफॉर्मल फैलेसीज। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, लेट अस सी व्हाट आर फैलेसीज. In layman words, fallacies are errors or false statements. ओके हमने फैलेसीज देखी थी ऑलरेडी एक टाइप की विच वॉज फॉर्मल फैलेसीज. देर आर टू टाइप ऑफ फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज. फॉर्मल फैलेसीज हमने ऑलरेडी देख लिया था. फॉर्मल फैलेसीज क्या है? जब हमारा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है. स्ट्रक्चर क्या था? PPC, दैट इज प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन. जब इसमें हमारे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था तब हम बोलते थे कि हमारा ये फॉर्मल फैलेसी हो गया. ठीक है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते थे? इसको फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हमने मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म के बारे में पढ़ा था. आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट. दिस वॉज आर फॉर्मल फैलेसीज जहाँ पे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था. अभी हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया कि ये एक PPC करके एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रेमाइसेस और कंक्लूजन है, बट उसमें कुछ कंटेंट भी था, राइट? वो कंटेंट में जब प्रॉब्लम होता है, जब कंटेंट में प्रॉब्लम है तब हम उसको बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज. ओके, स्ट्रक्चर में जब प्रॉब्लम है तब हम उसको बोलेंगे फॉर्मल फैलेसी. जब स्ट्रक्चर के कंटेंट में प्रॉब्लम है तब हम उसको बोलेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज. ओके, सो बेसिकली इनफॉर्मल फैलेसीज हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग में देखते हैं और फॉर्मल फैलेसीज हमें दिखती है डिडक्टिव रीजनिंग में. ये याद रखना. ओके, सो ये था हमारा ओवरव्यू अबाउट फैलेसी. सो लेट अस लुक एट द इनफॉर्मल फैलेसीज वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज एड होमिनम, दैट इज अगेंस्ट द मैन. ओके, यहाँ पे होता ये है कि आर्ग्यूमेंट का आंसर देने के बदले ओपोनेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट करते हैं उसके, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट करके उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि अटैक ऑन पर्सनस कैरेक्टर, फैमिली, बैकग्राउंड, एजुकेशन, कलर एक्सेट्रा, ये पॉइंट आउट करेंगे और उसी को उसके अगेंस्ट यूज़ कर देंगे. मार्क्ड बाय बीइंग एन अटैक ऑन एन ओपोनेंट्स कैरेक्टर रादर देन बाय एन actual answer to the argument made. Okay, so basically this here the opponent attacks the person arguing rather than their actual argument. एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. Person A says, I believe we should invest more in public education to improve literacy rates. जिसका आंसर पर्सन B देता है, you never even finished high school, so what do you know about education? यहाँ ये बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पब्लिक एजुकेशन में, तो ओपोनेंट आर्ग्यूमेंट का आंसर देने के बदले उसके कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट आउट कर रहा है. आर्ग्यूमेंटर की कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट आउट कर रहा है कि उसने तो हाई स्कूल भी ख़त्म नहीं किया, वो क्या ही जानता है पब्लिक एजुकेशन के बारे में. वो आर्ग्यूमेंटर को पर्सनली अटैक कर रहा है, उसके अगेंस्ट बोल रहा है, राइट? एग्जाम्पल 2 भी सिमिलर है. आई बिलीव वी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर बेटर हेल्थ. तो पर्सन भी बोल रहा है यू आर ओवर वेट, सो वाई शुड एनीवन लिसन टू यू अबाउट न्यूट्रिशन. यहाँ पे वो बस बता रहा है कि बेटर हेल्थ के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बेहतर है. तो पर्सन भी उसको पर्सनली अटैक कर रहा है कि यू आर ओवर वेट, वाई आर यू टेलिंग अस अबाउट न्यूट्रिशन. ओके, सो दिस वॉज एड होमिनम, दैट इज अगेंस्ट द मैन. नेक्स्ट इज स्ट्रॉमैन फैलेसी. स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द आर्ग्यूमेंट, ओपोनेंट एक एग्जैजरेटेड वर्जन क्रिएट कर लेता है टू मेक इट ईजियर टू अटैक हिज ओपोनेंट. ओके, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, द ओपोनेंट कंस्ट्रक्ट्स अ डिस्टॉर्टेड एंड एग्जैजरेटेड और मिसरिप्रेजेंटेड वर्जन ऑफ द आर्ग्यूमेंट. यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ओपोनेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक पे अटैक कर रहा है,
यहाँ पे ओपोनेंट रिप्लाई तो देगा बट एक एग्जैजरेटेड वर्जन बताएगा आर्ग्यूमेंट का. ओके, पहले एग्जैजरेट करेगा देन उसको क्रिटिसाइज करेगा. पहले एग्जैजरेट करेगा, पहले एग्जैजरेट करेगा फिर उसको अटैक करेगा. ओके, let us look at one example. Person A says, I believe in strict gun control measures to reduce violence. Person B says, oh, so you want to take away everyone's right to defend themselves and live in a lawless society? यहाँ आर्गुमेंटर बस ये बोल रहा है कि अगर गन है तो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होने चाहिए ताकि वायलेंस का चांस कम हो जाए. बट ओपोनेंट एक एग्जैजरेटेड वर्जन बता के कि इसको तो लॉलेस सोसाइटी में रहना है, ये बोल के आर्गुमेंट को डिसमिस कर दिया. तो यहाँ पे उसने एक एग्जैजरेटेड वर्जन बता दिया. ओके, example 2, I think we should invest more in renewable energy to address climate change. Person B, so you are saying we should just shut down all traditional industries and leave people unemployed? ये भी एक exaggerated version था. इससे थोड़ी ना सब unemployed हो जाएंगे, right? रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करने से सब अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना हो जाएंगे. तो दिस वॉज एन एग्जैजरेटेड वर्जन. सो दिस वॉज अ स्ट्रॉमैन फैलेसी. नेक्स्ट इज स्लिपरी स्लोप, जिसको हम राय का पहाड़ भी बोलते हैं हिंदी में. राय का क्या होता है इसका मतलब, इसको यहाँ ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर लेंगे जो ओवर एग्जैजरेटेड है. ओके, व्हेन समवन आर्ग्यूज दैट वन एक्शन विल लीड टू अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, often extreme or unlikely ones without providing sufficient evidence. It's like saying if we allow one small thing to happen, it will start a domino effect, leading to much bigger and undesirable consequences. ठीक है, let us look at one example. If we give employees flexible work hours, they will abuse it by not working at all. Productivity will go down and the company will go bankrupt. ये argument ओवरलुक कर रहा है पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स. ठीक है, पहले तो सीरीज ऑफ इवेंट्स बना दिया जिसका कंक्लूजन एग्जैजरेटेड है, देन ये चीज़ को इग्नोर कर दिया कि उसके कितने पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे भी ये लोग ने एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बनाया एंड देन उसका एक ओवर एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ कंक्लूजन बना दिया. ओके, this was example 1. Example 2, if we allow students to wear casual clothes to school, next thing you know they'll be dressing however they want and then they'll stop following any rules altogether. ये भी एक series of events create किया जिसका एक conclusion बनाया which is not right, okay, which is exaggerated. So this was slippery slope, which is राय का पहाड़. नेक्स्ट इज़ फॉल्स डिलेमा, जिसको हम फॉल्स डाइकोटमी भी बोलते हैं. फॉल्स डिलेमा में ये क्या होता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबल चॉइसेस जबकि और चॉइसेस होती है. ये फैलेसी एक ईदर और सिचुएशन क्रिएट कर देता है. A false dilemma or a false dichotomy is a logical fallacy where only 2 options are presented as if they are the only possible choices. Only 2 options are presented and they are presented as such that they are the only 2 possible choices, ignoring other viable alternatives. This fallacy often oversimplifies complex issues and can mislead people into making decisions based on incomplete information. Oversimplifies complex issues मतलब complex issues जिसके और भी alternate solutions रहते हैं but उसको वो oversimplify कर देता है by giving only 2 options which can also mislead people, क्योंकि यहाँ पे there are more than 2 options but यहाँ पे ये they will mislead people into making wrong decisions by giving them only 2 options. Now, for example, you are either with us or against us. This ignores the possibility that someone might be neutral, right? The person doesn't understand that it is not an either or situation. सब black and white नहीं होता है. There are grey areas too, meaning और options भी होते हैं. What is example 2? Example 2 says, either you follow this strict diet or you'll never be healthy. सो यहाँ पे हेल्दी होने के और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, राइट, जैसे कि माइंडफुल ईटिंग, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स. ज़रूरी नहीं यही डाइट फॉलो करो. सो दिस वाज फॉल्स डिलेमा और फॉल्स डाइकोटमी.
नेक्स्ट इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट. सर्कुलर आर्ग्यूमेंट में यहाँ ओपोनेंट सिर्फ बातें घुमा रहा है विद द सेम एंडिंग पॉइंट एज द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब एंडिंग पॉइंट सेम है लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ कोई न्यू कंक्लूजन नहीं निकल रहा है. वॉट डज इट से? This it says that it is also known as petition principi और begging the question. ये याद रखना, it is important. Okay. When a person's argument is just repeating what they already assumed beforehand and it's not arriving at any new conclusion. मतलब जो premise में हम लोग ने जो बताया वही conclusion में बता रहा है, जो conclusion में हमने बताया वही वो premise में बता रहा है, वो बातें घुमा रहा है. Okay. Conclusion of an argument is assumed in the premise. Example, दिमाग ये कह रहा है कि दिमाग है. Example 2, the Bible is true because it says so in the Bible. Example 3, I am trustworthy because I say I am trustworthy. ये सब arguments में कोई external evidence या support नहीं है. The person is just repeating the same thing. Opponent वही बात को बार बार repeat कर रहा है without proving anything. Okay. So this was circular argument. Next is hasty generalization. Hasty generalization में क्या है? यहाँ पे basically हम stereotyping कर रहे हैं. Okay. Stereotyping कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग. It is an idea that people have about a group of people which may not be true. Okay. Stereotyping का मतलब क्या होता है कि it is an idea that people have about a group of people which may not be true. It's like ये बोलना कि जो भी ये ग्रुप में है सब सेम है. Okay. When someone draws a broad conclusion about a group of people or things based on insufficient evidence, stereotypes or small sample size. Let us look at one example. I met 2 rude people from that city, so everyone there must be rude. Okay. So here they are generalizing about all the people from the society based on just a couple of encounters. Example 2, some teenagers in our community recently vandalized the park downtown. Teenagers are so irresponsible and destructive. Okay, तो यहाँ पे भी एक stereotype कर लिया कि सारे के सारे teenagers same होते हैं. तो this is called hasty generalization जहाँ पे stereotyping होती है. Next is red herring, which is also known as ignoratio elenchi. Okay, यहाँ अगेन आर्ग्यूमेंट को डाइवर्ट कर देंगे बट विद सम इररिलेवेंट टॉपिक विच हैज़ एन इमोशनल एलिमेंट इन इट. ओके, someone introduces an irrelevant topic or distraction to divert attention from the original issue. It is a way of sidestepping the real argument or question by changing the subject. Okay. For example, original question was, why did the project fail to meet its deadlines? Red herring में बोल रहा है, well, if you think about how many students are struggling with their assignments. यहाँ पे एकदम ही irrelevant topic पे आ जाना जिसका कोई relevance ही नहीं बनता to the argument that the person is making. यहाँ एक emotional element घुसा दिया कि students are struggling instead of looking at the fact कि किसी ने time पे project नहीं दिया. ऐसे करके उन्होंने argument को dismiss कर दिया. Okay, so this was our red herring fallacy. Next is two-coke fallacy. इसको हम U2 fallacy भी बोलते हैं. इसको हम U2 fallacy भी बोलते हैं बिकॉज ओपोनेंट यहाँ आर्ग्यूमेंट का आंसर देने के बदले बोलता है कि तुम भी तो सेम कर रहे हो. ये करके ओपोनेंट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को डिफ्लेक्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एक्यूजेशन है यू शुड ईट हेल्दियर. टू कोक फैलेसी में बोलता है यू ईट जंक फूड टू. यहाँ ओपोनेंट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग हेल्दी पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम खुद हेल्दी नहीं खा रहे हो, जंक खा रहे हो, मुझे तुम क्या बोल रहे हो. इससे आर्ग्यूमेंट डिसमिस हो गया. इससे आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ा ही नहीं, आर्ग्यूमेंट का आंसर मिला ही नहीं. सो इसको बोलते हैं टू कोक फैलेसी और U2 फैलेसी. U2 फैलेसी. ओके, नेक्स्ट इज द कॉजल फैलेसी. ये सिंपल है. ओके, यहाँ पे ओपोनेंट ऐसे आर्ग्यूमेंट देगा जिसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ही नहीं है. There is no scientific evidence as such. Okay. Example, since your parents named you Harvest, they must be farmers. यहाँ बिना एविडेंस के मान लिया कि उसके पेरेंट्स फार्मर्स है. बेसिकली देर इज़ नो साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट. कॉज वॉज नेमिंग योर चाइल्ड हार्वेस्ट. इफ
the cause was that the parents are farmers, and the effect was that they are naming the son harvest. तो ये तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, राइट? सो दिस वॉज कॉजल फैलेसी व्हेन देयर इज नो साइंटिफिक रिलेशन between the cause and effect. Okay, next is fallacy of sunk cost. सो कभी कभी हम किसी चीज़ में अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं कि हम रिलक्टेंट हो जाते हैं टू लीव इट और अबैंडन इट. ओके, जबकि हमें पता है कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा. स्टार्ट करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ हैविंग अ फ्रूटफुल आउटकम, बट लेटर ऑन पता चलता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है. बट वी स्टिल कंटिन्यू बिकॉज काफ़ी टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है. क्या बोल रहा है fallacy of sunk cost? The sunk cost fallacy is when you keep doing something just because you have already put in a lot of time, money or effort, even though it is not a good idea anymore. तुम्हें पता चल चुका है it is not a good idea anymore, but since you have invested a lot of time, money or effort, you will still continue doing it. For example, you started reading a book but you're not enjoying it. Even you don't like it, you keep reading because you have already invested time into it. Simple. Example 2, a company keeps investing in a failing project because they've already spent a lot of money on it instead of cutting their losses and investing in something else. यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है कुछ और चीज़ में, बट उनका यहाँ पे ये फैलेसी आ जाता है कि हमने ऑलरेडी इतना पैसा डाल दिया है प्रोजेक्ट में, हम अभी कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, राइट? सो दिस वॉज फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट. नेक्स्ट इज अपील टू अथॉरिटी. ये होता है जब वी मिसयूज़ एन अथॉरिटी. यहाँ जस्ट बिकॉज एक अथॉरिटी वाले पर्सन ने या एक्सपर्टीज़ वाले पर्सन ने कुछ बोल दिया तो उसको सच मान लिया, इवन दो इट माइट नॉट बी ट्रू. Okay, the appeal to authority fallacy occurs when someone argues that a claim is true simply because an authority or expert says it without considering the evidence. ठीक है, यहाँ पे कोई evidence नहीं होगा, कोई scientific reasoning नहीं होगा. Just because an authority or expert said it, they will assume that it is true. While experts can be a valuable source of information, relying solely on their authority rather than examining the actual evidence can be misleading. Now, for example, if someone says this medicine must be safe because a famous doctor said so, without looking at the research or scientific data, they are committing the appeal to authority fallacy. Okay, यहाँ पे just because एक डॉक्टर ने बोल दिया, उसके बारे में रिसर्च नहीं किया कि ये सही है या नहीं है, तो ये हो गया अपील टू अथॉरिटी. ओके, नेक्स्ट इज इक्विवोकेशन. ये तब होता है जब एक ही वर्ड को या सेंटेंस को अलग अलग मीनिंग में यूज़ करके सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है. ओके, दिस फैलेसी अकर्स व्हेन अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इज यूज्ड डेलिबरेटली टू confuse, deceive or mislead by sounding like it is saying one thing but actually saying something else. यहाँ यही बोल रहे हैं कि एक वर्ड को या सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे कुछ और मीन कुछ और करेंगे. ठीक है, using a word with multiple meanings in a way that makes the argument misleading or unclear. Now example 1, a feather is light. What is light cannot be dark. Therefore a feather cannot be dark. यहाँ पहले feather को light बोला, then दूसरे sentence में रोशनी वाला light बोल दिया, तो confuse the opponent. Okay. Next example, the sign said fine for parking here, so I thought it was fine to park here. यहाँ पे भी फाइन को ओके वाला फाइन समझा के कंफ्यूज करने की कोशिश की है. ओके, नेक्स्ट इज अपील टू पिटी. अपील टू पिटी में क्या होता है कि यहाँ ओपोनेंट सिंपैथी गेन करके आर्ग्यूमेंट को विन करने की ट्राई करता है. ओके, बेसिकली यहाँ आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं दे के ओपोनेंट सिंपैथी गेन करेगा. अकर्स व्हेन समवन ट्राइज टू विन एन आर्ग्यूमेंट बाय इवोकिंग पिटी or sympathy from the audience rather than presenting valid evidence or reasons.
यहाँ पे रीज़न नहीं देगा वो आर्ग्यूमेंट का, यहाँ पे ऐसा कुछ बोलेगा जिससे सामने वाले को उसके लिए सिंपैथी आ जाएगी. इट्स लाइक ट्राइंग टू कन्विंस समवन फॉर योर पॉइंट बाय मेकिंग देम फील सॉरी फॉर यू रादर देन यूजिंग लॉजिक्स और फैक्ट्स. एग्जाम्पल, how can you accuse him of cheating? He's worked so hard and his family is struggling financially. ओके, यहाँ पे चीटिंग तो हुई थी बट एक सिंपैथी गेन करके वो आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दिया. जैसे यहाँ अपनी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, उसका सिंपैथी लेके आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दिया. सो दिस वॉज आर अपील टू पिटी. नेक्स्ट इज बैंडवैगन फैलेसी. बैंडवैगन फैलेसी इज़ वेरी सिंपल. बैंडवैगन का मतलब ही है जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट एंड इट इज़ पॉपुलर. ओके, just because it is popular. Occurs when someone argues that something is true or correct simply because it is popular or because many people believe it. This fallacy assumes that if a lot of people are doing or believing something, it must be right, which isn't necessarily the case. यहाँ पे यही assume कर लिया कि just because everyone is doing it, everyone is saying it is right, तो ये right ही होगा. खुद का logic use नहीं करना है, खुद कोई evidence नहीं find out करना है कि if it is true or not. Okay. Now for example, everyone is buying this new phone, so it must be the best one on the market. यहाँ खुद रिसर्च ना करके जो मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं उस पर फोकस किया जा रहा है. सो दिस इज़ व्हाट बैंडवैगन फैलेसी इज़. ओके, नेक्स्ट इज़ अपील टू फोर्स. अपील टू फोर्स में क्या होता है कि यहाँ किसी पॉइंट को सही प्रूव करने के लिए फोर्स या कोर्शन मतलब ज़बरदस्ती का यूज़ कोर्शन मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती का डर का यूज़ किया जाता है. ओके, so when someone tries to persuade others to accept a conclusion by using threats, intimidation or force instead of providing logical reasons, this fallacy relies on fear or coercion rather than sound reasoning to make a point. So basically अपना point prove करने के लिए डरा के अपना कंक्लूजन एक्सेप्ट करवाते हैं. वो फिर किसी भी फॉर्म का डराना हो सकता है, जैसे तुम मेरी बात मानो नहीं तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा. ओके, तो ऐसे टाइप का डर या फोर्स या इंटिमिडेशन उस पर ओपोनेंट के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो उसकी बात माने. एग्जाम्पल, यू शुड अग्री विथ माई प्रपोजल और यूल बी फायर्ड. यहाँ जॉब से फायर करने का डर दिखा के अपना आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करवाया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट इज़ फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ 2 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसका कुछ भी आंसर दो, मीनिंग सेम ही होगा. मतलब अगर तुम आंसर ए दोगे उसका मीनिंग बी जैसा ही सेम होगा. ठीक है, लेट अस लुक एट one example. Did you stop lying to your friends? If you say yes, it sounds like you used to lie. If you say no, it sounds like you're still lying. The question assumes you were lying in the first place, which might not be true. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन को ऐसे तरीके से फ्रेम करते हैं जिससे आंसर का मीनिंग सेम निकलेगा, जबकि वो क्वेश्चन मे बी ट्रू ही ना हो. ठीक है, एग्जाम्पल 2, why did you steal the cookies? The question assumes that you stole the cookies even if you didn't. No matter how you answer, it seems like you are admitting to stealing. Next is appeal to ignorance. Very simple. ये तब होता है जब किसी बात को सही मान लिया जाता है सिर्फ इसीलिए कि उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है, या किसी बात को गलत मान लिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है. ठीक है, these fallacies occur when someone asserts a claim that must be accepted because no one else can prove otherwise. It is the idea that if something hasn't been proven wrong, it must be right, or if something hasn't been proven right, it must be wrong. मैंने एक ही चीज़ को अज्यूम कर लिया कि ये राइट है क्योंकि किसी ने उसको अभी तक रॉन्ग प्रूव नहीं किया है. ठीक है, ये फैलेसी ये बोल रहा है. एग्जाम्पल, no one has ever proven that aliens don't exist, so they must be real. किसी के ये प्रूव ना कर पाने से कि एलियंस नहीं है, ये थोड़ी ना प्रूव हो जाता है कि वो नहीं एग्जिस्ट करते. एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, वी डोंट नो. ओके, सो दिस वाज अपील टू इग्नोरेंस. नेक्स्ट इज़ फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. यहाँ एक जनरल रूल जिसको हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, वो जनरल रूल को हम ऐसे स्पेसिफिक केस में अप्लाई कर देते हैं जहाँ वो फिट नहीं होता है.
अभी सब जनरल रूल्स के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, राइट, बट यहाँ फैलेसी तब अकर होती है जब वो एक्सेप्शन में भी वो रूल अप्लाई कर देता है. Occurs when a general rule is applied to a specific case where it doesn't fit or isn't appropriate. Okay, this fallacy happens when someone wrongly assumes that a general principle applies to every situation, even when there are exceptions or special circumstances. अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं. All doctors are knowledgeable, so you should follow this advice from a doctor on how to fix your car. डॉक्टर्स को नॉलेज होती है मेडिसिन की, ना कि कार्स की. यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि डॉक्टर्स को सब चीज़ों की नॉलेज होती है. तो दिस इज़ रॉन्ग. दिस इज़ फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट हॉक फैलेसी. पोस्ट हॉक फैलेसी में क्या होता है, यहाँ हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक इंसिडेंट के बाद जो इंसिडेंट होता है वो पहले इंसिडेंट की वजह से हुआ है. कंफ्यूज मत होना. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है. एवर सिंस द न्यू मेयर टुक ऑफिस द क्राइम रेट हैज़ डिक्रीज्ड. द न्यू मेयर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप इन क्राइम. क्राइम रेट कम होने के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो जाना, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ जाना, तो उससे क्राइम्स कम हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि न्यू मेयर के आने की वजह से क्राइम रेट कम हुआ है. यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि जस्ट बिकॉज न्यू मेयर आया है, ये अज्यूम कर लिया कि न्यू मेयर आया है, ये एक इंसिडेंट हो गया. उसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ कि क्राइम रेट कम हो गया. तो ये अज्यूम कर लिया कि ये पहला इंसिडेंट कि नया मेयर आया, उसकी वजह से क्राइम रेट कम हुआ, उसकी वजह से ये दूसरा इंसिडेंट हुआ. इट इज़ अ फैलेसी. दिस फैलेसी इज कॉल्ड एज पोस्ट हॉक फैलेसी. ओके, नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. यहाँ ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी चीज़ का कुछ हिस्सा अच्छा है तो वो पूरा ही चीज़ अच्छा होगा. ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पार्ट टू होल. यहाँ पे अगर एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं सर्कल बना रही हूँ. यहाँ पे अगर ये सर्कल में कुछ लोग इकोनॉमिस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट्स है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग इकोनॉमिस्ट्स हैं, तो ये अज्यूम कर लेंगे कि सभी ही इकोनॉमिस्ट्स हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट इज इकोनॉमिस्ट दैट डज नॉट मीन द होल लॉट विल बी इकोनॉमिस्ट, राइट. The fallacy of composition occurs when someone assumes that what is true of the parts of a whole must also be true for the whole itself. यही मैंने अभी आपको समझाया. ओके, अगर पार्ट ऑफ इट हैज़ सम एट्रीब्यूट्स तो ये फैलेसी अज्यूम कर लेता है कि सब पूरा का पूरा होल लॉट भी सेम एट्रीब्यूट्स होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. The individual pieces of this machine are very small and light, so the whole machine must be small and light. यहाँ पे पूरा मशीन तो हैवी ही होता है, जस्ट बिकॉज उसके पार्ट्स जो है वो लाइट वेट के हैं, दैट डज नॉट मीन कि पूरा मशीन ही लाइट वेट का होगा, राइट. पूरा मशीन दैट इज़ द कार, इट इज़ वेरी हैवी. उसके सिर्फ उसके जो पार्ट्स रहते हैं वो लाइट रहते हैं. ओके, सो दिस वॉज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ डिविजन. फैलेसी ऑफ डिविजन इज टोटल ऑपोजिट ऑफ फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. यहाँ पे होल के एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ इट को अप्लाई कर देता है. ठीक है, पार्ट ऑफ इट को अप्लाई कर देता है. इट अकर्स व्हेन समवन अज्यूम्स दैट व्हाट इज ट्रू ऑफ द होल मस्ट बी ऑल्सो ट्रू फॉर इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, द कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो एवरी पार्ट ऑफ द कार मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव. यहाँ पे कार एक्सपेंसिव होता है बट उसके पार्ट्स थोड़ी ना एक्सपेंसिव होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फैलेसी ऑफ डिविजन.